हेलो एवरीवन, मैं हूँ यशिका बुरा पवार। आपके सामने क्रैक कैम्प में आपका स्वागत है। देखो, आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपका पहला लेक्चर है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम किस तरह से स्टार्ट करेंगे। आप सभी या तो बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, या फिर ज़्यादातर एमएससी और एमएससी पास आउट हैं। मींस आपने 11th 12th में ऑर्गेनिक का बेसिक जो है वो आपको इतना तो पता है। तो हम स्टैंडर्ड बुक से चैप्टर्स को उठाएंगे जिस फ्लो के साथ, जैसे आपके पास कैरोथर की बुक है, उसके अंदर जिस फ्लो के अंदर जिस सीरीज में कंटेंट दिया है उसी तरह से हम पढ़ने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। जैसे अगर मैं कैरोथर की बुक को ही उठाती हूँ, आपका जो पहला चैप्टर दे रखा है वो क्या है, आपके पास फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड आपके पास है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम उसी बुक के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। जैसे जब आप पहला चैप्टर उठाओगे, पहले दूसरे पेज पर जाओगे, आपको कीटो इनॉल फॉर्म के बारे में पूछा हुआ है, उसके बारे में बताया हुआ है आपको। इसको साथ में कनेक्ट करते हुए आपको एसिडिटी का कंसेप्ट थोड़ा सा रिलेट किया गया है। कुछ क्वेश्चंस भी हैं जहां पर आपकी pKa वैल्यू को सेट कर रखा है। क्वेश्चंस आपके वहां से पूछे भी गए हैं, टाइफर में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, या फिर आपके नेट का पेपर उठा लो, गेट का पेपर उठा लो, या फिर आप कोई भी एमएससी एंट्रेंस का पेपर उठा लो, एसिडिटी से आपके पास जनरली क्वेश्चन वहां से पूछा भी गया है। साथ के साथ इसको कनेक्ट करते हुए, क्योंकि हम कीटो इनॉल के बारे में पढ़ लेते हैं, उसको रिलेट करते हुए उसके बाद यहाँ पर इनोलेट केमिस्ट्री है थोड़ी, वो आपको डिस्कस कराई गई है। तो जिस फ्लो के अंदर आपकी कैरोथर बुक है उसके अंदर चैप्टर्स को रिवाइज कराया गया है, समझाया गया है। हम स्टार्टिंग से ही ऑर्गेनिक को उसी बिहाफ पर समझने वाले हैं। ठीक है, इजी रहेगा, एक एक करके टॉपिक को डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना ही डिस्कस नहीं करेंगे जितना आपकी बुक के अंदर गिवन है। वो क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे, लेकिन जो उसका बेसिक आपके पास कंसेप्ट है या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उसको भी साथ के साथ कवर अप करेंगे। तो देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम किससे लेंगे, कीटो इनॉल फॉर्म के बारे में ही जानेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम कीटो इनॉल फॉर्म के बारे में जानेंगे, साथ के साथ इसके बाद हम एसिडिटी का ऑर्डर भी जानेंगे, किस तरह से एसिडिटी के ऑर्डर को सेट किया जाता है और कैसे ये दोनों एक दूसरे के ऊपर, इन जो आपके पास एसिडिटी है इसको मैं कैसे कनेक्ट करूंगी वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो देखो, सबसे पहले बेसिक पर नहीं जाऊंगी, 11th 12th में आपने इतना तो सीखा हुआ है। तो देखो, अगर मैंने ये एग्जाम्पल आपके पास दिया, ठीक है, CH3 COCH3 अगर मैंने लिखा, देखो यहाँ पर क्या है, जो CO है वो कीटोन आपके पास, कीटोनिक ग्रुप आपके पास है, तो इस फॉर्म को मैं क्या कहती हूँ, कीटो फॉर्म बोलती हूँ। ठीक है, अगर मैंने इसी को ही अरेंज किया आपके पास, इसको मैंने कैसे लिखा, CH3 आपके पास है, एक हाइड्रोजन को अगर मैंने इस तरह से दिखा दिया और ये हाइड्रोजन अगर इस कार्बन के पास यहाँ आ गया, ये आपका डबल बॉन्ड है, इधर ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो गया, तो इसको क्या बना सकते हो, कार्बन OH आपके पास CH2 डबल बॉन्ड, ऐसे बना सकते हो। ठीक है, यहां से ये इधर जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करने के लिए हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। मींस क्या है, जब आप कीटो फॉर्म की बात करते हो, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या दिया होता है, कीटोन दिया होता है, और इस कीटोन को आप चेंज कर सकते हो, इसको टोटोमराइज कर सकते हो, ये भी कह सकते हो। इसको चेंज करके मैंने क्या फॉर्म बनाई, जहां पर कीटोन किसके अंदर चेंज हो गया, अल्कोहल के अंदर चेंज हो गया, अल्कोहल के अंदर चेंज हो गया, साथ में एक डबल बॉन्ड आपके पास जनरेट हो गया, इसीलिए मैं इसको क्या कहती हूं, इनोल फॉर्म बोलती हूं। नाम पे ध्यान दो, इन है, इन का मतलब किससे है, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से आपके पास है, और ओल का मतलब किससे है, इस अल्कोहलिक ग्रुप से आपके पास है। तो ये कीटो का मतलब कीटोनिक ग्रुप से है। कीटो फॉर्म को आपने किस में चेंज कर दिया, इनोल फॉर्म में चेंज कर दिया, या फिर अगर कहीं पर इनोल फॉर्म आपके पास है उसको आप क्या कर सकते हो, कीटो फॉर्म के अंदर चेंज कर सकते हो। अब पहला सवाल ये आता है, अगर क्या कहीं पर भी अगर कीटोनिक ग्रुप आपके पास लगा है, क्या आप हर कीटो फॉर्म को इनॉल फॉर्म के अंदर चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता, जैसे एक एग्जांपल देखो, अगर मैंने यहां लिखा CH
इधर कार्बन है, C डबल बॉन्ड O, इधर CH3 आपके पास है, ये भी CH3 है, इधर आपके पास सेम CH3 है, CH3 है, इधर आपके पास CH3 है। इसको अगर मैं चाहती हूँ, क्या मैं इसकी इनोल फॉर्म बना सकती हूँ? आपको दिख रहा है कीटोन ग्रुप आपके पास है, इसका मतलब कीटो फॉर्म है, ठीक है। लेकिन इसको मैं कीटो फॉर्म या इनोल फॉर्म के अंदर चेंज कर सकती हूँ, कीटोन ग्रुप को देखकर नहीं कर सकती। रीजन क्या है? क्योंकि आपका जब भी आप कीटो इनोल फॉर्म की बात करते हो, वहां पर अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है। मार्क कर लेना, इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंट होना बहुत ही जरूरी आपके पास है। अगर कहीं पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो कीटो फॉर्म को इनोल फॉर्म में चेंज नहीं किया जा सकता। कीटोनिक ग्रुप कहीं पर है, उससे आप इनोल फॉर्म नहीं जनरेट कर सकते। क्लियर है इतना? दोबारा देखो, अगर आपके पास कीटोनिक ग्रुप है, क्योंकि यहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए आप इसको इनोल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। इस एग्जांपल को दोबारा से देखो, अब जो मैंने अभी अभी समझाया है आपको। यहां देखो मैंने क्या किया था, इस कार्बोनिल ग्रुप का जो अल्फा कार्बन है, जो भी कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल को सर्कल कर लो, इसके साइड वाला जो भी अटैच कार्बन एटम होता है उसको हम अल्फा नाम देते हैं। और अगर इससे नेक्स्ट कार्बन होता, मान लिया यहाँ CH3 और लगा होता, तो ये कौन सा कार्बन हो जाता? बीटा कार्बन आपके पास हो जाता। फिर गामा, डेल्टा, इस तरह से हम नाम देते हैं। तो देखो अल्फा के पास, इस अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है। हमने क्या कहा था? इस हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये कार्बन के पास आपके पास आएगा, और ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये पाई इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाएंगे? ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। और ये जो H निकला है बाद में किसके साथ लग जाएगा? इस O नेगेटिव के साथ लगकर आपको क्या दे देगा? यहाँ पर इनोल फॉर्म आपकी जनरेट कर देगा। तो इनोल फॉर्म सिर्फ और सिर्फ आपको तभी बनानी है जब कीटो फॉर्म के अंदर, जब कीटोनिक ग्रुप के अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट होगा। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में, तभी आपको इनोल फॉर्म जनरेट करनी है। अब आपको इतना तो पता चल गया कि कीटो फॉर्म क्या है आपके पास और इनोल फॉर्म आपके पास क्या है। अब देखो कई बार क्या होता है कंपाउंड के अंदर, आपने बहुत सारे कंपाउंड देखे होंगे। हम क्या करते हैं, कई आपके पास ऐसे कंपाउंड है जैसे CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, CH3 आपके पास एग्जांपल है। अगर मैं इसका इनोल फॉर्म लिखना चाहती हूँ, ये आपके पास कीटो फॉर्म है, आपके पास एक हाइड्रोजन को यहाँ पर ऐसे करो, इसको इस तरह से यहाँ पर इस कार्बन पर दिखाया, ये इधर से जाएगा, तो देखो आपके पास क्या बनाएगा? ये क्या बनाएगा? CH3 COH डबल बॉन्ड CH2। क्या बना लिया? इनोल फॉर्म आपने बना ली। ठीक है। अगर आप कहीं पर भी कीटो फॉर्म, अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो कंपाउंड के अंदर इनोल फॉर्म एग्जिस्ट करती ही करती है। बस डिपेंड करता है कि उसकी परसेंटेज आपके पास कितनी है। क्यों? क्योंकि कीटो और इनोल फॉर्म हमेशा इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर होता है। मींस क्या है, अगर एक एग्जिस्ट कर रही है तो दूसरी ऑटोमेटिक एज अ साइड प्रोडक्ट आपकी एग्जिस्ट करेगी। बट डिपेंड करता है ये आपके पास क्या बन गया, लेस देन 1% आपके पास बन गई, ये आपके पास 90%, 99% से ज्यादा बन रही है, तो हम किसकी बात करते हैं? मेन प्रोडक्ट की बात करते हैं, मेजर प्रोडक्ट की बात करते हैं। और एज अ रिजल्ट जब लिखते हैं वो क्या कर देते हैं, कीटो फॉर्म को लिखकर बता देते हैं कि ये हमारा रिजल्ट है। लेकिन कई क्वेश्चन आपने ये भी देखे हैं जहां पर हम कीटो फॉर्म को टोटोमराइज करके इनोल फॉर्म के अंदर चेंज करते हैं। मींस क्या है, चेंज करने का रीजन क्या है? उस पर्टिकुलर केस के अंदर जो इनोल फॉर्म होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। कैसे? एक एग्जांपल देखते हैं। 3 एग्जाम्पल बताऊंगी, कैरोथर की बुक में भी तीनों के तीनों एग्जाम्पल आपके पास मेंशन है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो अगर मैंने क्या किया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 मैंने यहां पर लगा दिया। अब देखो अगर मैं फिर से इसकी कीटो इनोल फॉर्म बनाना चाहूंगी तो कैसे बनेगा? CH3 आपके पास कार्बन के साथ इधर OH आ जाएगा और यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड CO आ जाएगा, इधर क्या है OCH3 आपके पास है। आपने क्या किया, इन ग्रुप लगाया, एक इनोल आपने लगा दिया। अगला एग्जांपल देखो, अगर मेरे पास कहीं पर CH2 C डबल बॉन्ड O
इसको इधर ऐसे कर लेते हैं, इधर भी आपके पास C डबल बॉन्ड O OET ग्रुप लगा है, इधर भी आपके पास OET ग्रुप आपके पास लगा है। अगर इस तरह का कंपाउंड है तो भी देखो आपके पास ये कार्बोनिल है, कार्बोनिल के जो अल्फा वाला हाइड्रोजन है इसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है इस कार्बन के ऊपर। अब देखो ये भी कीटोन ग्रुप है, इसके भी अल्फा में क्या है आपके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मींस इसको भी आप इनॉल फॉर्म के अंदर चेंज कर सकते हो। जब आप इसको इनॉल फॉर्म में चेंज करते हो, देखना ध्यान से क्या बोल रही हूं, जब आप इसको इनॉल फॉर्म में चेंज करते हो तो आपके पास क्या बनेगा, OET COH आपके पास, डबल बॉन्ड क्या होगा, यहां पर एक CH होगा, यहां पर C डबल बॉन्ड O OET आपके पास होगा। ध्यान से देखो क्या बोल रही हूं, ये आपके पास सारी की सारी कीटो फॉर्म है, ये सभी आपके पास इनोल फॉर्म है। जब आप इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर दोनों को देखते हो, अगर मैंने पहला केस लिया, यहां पर जो इनोल फॉर्म बनती है वो लेस देन 1% बनती है, मींस जो मेन प्रोडक्ट है आपके पास ये इसके अंदर चेंज होता है, इसकी परसेंटेज बहुत कम है, रिएक्शन के अंदर ये स्टेबल नहीं होता, फिर से किस में चेंज हो जाएगा, आपके पास कीटो फॉर्म के अंदर ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने ये सेकंड वाला एग्जांपल लिया, यहां पर भी जो इनोल फॉर्म है वो लेस देन 1% आपके पास होती है। ठीक है, 1% से बहुत कम है, क्यों, क्योंकि ये स्टेबल आपके पास नहीं होती है। ज्यादा स्टेबल कौन है, ये वाला आपके पास है। ये सारे रीजन बताऊंगी आपको आगे आने वाले जैसे जैसे लेक्चर में आगे बढ़ेंगे कि ये ज्यादा स्टेबल क्यों है, ये वाली ज्यादा स्टेबल क्यों नहीं है, ये सारी चीजें आपको इस लेक्चर के अंदर पता लगने वाली है। तो देखो फिलहाल यही देखो कि ये कीटो फॉर्म है, ये इनोल फॉर्म आपके पास है, यहां पर भी कितना बन रहा है, लेस देन 1% बन रहा है। लेकिन अगर आप थर्ड एग्जाम्पल की बात करोगे, यहां पर जो इनोल फॉर्म है वो आपको 50% से ज्यादा आपको यील्ड मिलने वाली है। मींस अगर आप इस रिएक्शन के अंदर देखोगे तो मेजर प्रोडक्ट जो आपके पास रहेगा वो आपको क्या बनाना होता है, इनोल बनाना होता है। यहां सब में क्या है, कीटोन की तरफ आपके पास रिएक्शन फेवर करेगी, सेकंड में भी कीटो फॉर्म की तरफ आपके पास रिएक्शन फेवर करेगी। लेकिन जब मैं थर्ड एग्जांपल की बात करती हूं, जो आपके पास रिएक्शन है वहां पर इनोल की कंसंट्रेशन, इनोल की जो परसेंटेज है वो आपके पास ज्यादा हो जाती है। इवन यहां लेस देन 1% है और यहां 50% से भी ज्यादा आपके पास है, मेजर में इनोल आपको मिल रहा है। तो इसका रीजन क्या है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर कभी आप कीटो फॉर्म को कर देते हो, कभी आप इनोल फॉर्म को बना देते हो, उसके पीछे का रीजन आपके पास क्या है। अब यही रीजन आपको क्या करेगा, सेकेंड टॉपिक के साथ जोड़ेगा। देखो हमने क्या किया है, हर एक कंपाउंड के अंदर जो भी अल्फा आपके पास कार्बन है, यहां से एक हाइड्रोजन का बॉन्ड यहां शिफ्ट किया, इसको यहां शिफ्ट किया। सेम काम हमने यहां पर किया था, एक हाइड्रोजन यहां पर जो लगा हुआ है इसके बॉन्ड को यहां शिफ्ट किया, इसको यहां शिफ्ट किया, और हर कीटो फॉर्म को मैंने क्या कर दिया, इनोल के अंदर चेंज कर दिया। मींस क्या है कि काम तो सबके अंदर सेम हो रहा है, इनोल बन भी सेम तरीके से रहा है। तो रीजन क्या है, रीजन क्या है, ये जो अल्फा हाइड्रोजन आपके पास प्रेजेंट है, रीजन आपके पास सिर्फ और सिर्फ यहीं पर छुपा हुआ है। हम क्यों बात करेंगे, अगर मान लिया आपके पास कंपाउंड है, फर्स्ट वाला ही अगर मैंने ये कंपाउंड लिया, आपके पास क्या, अगर ये हाइड्रोजन इजीली निकल गया, ध्यान से सुनना क्या बोल रही हूं, वर्ड्स को ध्यान से सुनना। मैंने कहा अगर ये अल्फा हाइड्रोजन आपका इजीली निकल गया, अगर ये इजीली जितना जल्दी निकलेगा उतनी ही इनोल फॉर्म आपकी जल्दी बन जाएगी। अगर ये इजीली निकलेगा ही नहीं आपके पास, तो आपके पास इनोल फॉर्म बनने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, उतनी ही कम आपके पास हो जाएगी। बात समझ आ रही है। और हाइड्रोजन का निकलना मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन निकलता है, कैसे निकलता है, एज अ H पॉजिटिव यहां पर निकल रहा है। मींस हम क्या कर रहे हैं कि जो प्रोटॉन रिलीज हो रहा है यहां पर, उसकी टेंडेंसी पे डिपेंड करेगा कि कितनी ईज के साथ ये निकल रहा है आपके पास, ये प्रोटॉन को कितनी इजीली रिलीज कर रहा है। और दूसरी बात ये कि जब प्रोटॉन निकल जाता है तो इस कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा रहेगी या कम रहेगी, उस पर डिपेंड करेगा।
अगर इसके निकलने के बाद कंपाउंड आपके पास ये जो आपने बनाया है इनोल, अगर ये स्टेबल बन जाता है तो इनोल फॉर्म ज्यादा फेवर कर जाएगी, और अगर ये कम स्टेबल बनेगा तो आपकी कीटो फॉर्म है वो क्या रहेगी, आपकी हायर कंसंट्रेशन के अंदर या हाई परसेंटेज यील्ड के अंदर, या फिर आप ये कहो रिएक्शन में जो स्टेबिलिटी है वो आपकी किसकी रहेगी, कीटो फॉर्म की रहेगी। तो डिपेंड क्या कर रहा है, सारी चीजें हैं वो अल्फा हाइड्रोजन पर डिपेंड कर रही है, मींस हाइड्रोजन के निकलने पे डिपेंड कर रही है। अगर इजी निकल जाएगा, जितना इजीली निकल जाएगा तो भी आपके पास ये कंपाउंड बन जाएगा। अगर इजी नहीं निकलेगा, ये निकलना ही नहीं चाह रहा है, तो आप इनोल को बनाओगे कैसे? समझ आ रही है ना बात? ठीक है, तो देखो कीटो और इनोल के अंदर मेन फंडा क्या है, इस अल्फा हाइड्रोजन का है। अब हाइड्रोजन के निकलने को ही हम क्या कहते हैं, एसिडिटी बोलते हैं। एसिड का मतलब ही क्या होता है, प्रोटोन को रिलीज करना। ठीक है, जो जितनी इजीली प्रोटोन को रिलीज कर देता है हम कहते हैं वो उतना ही अच्छा एसिड आपके पास है, और जो प्रोटोन को इजीली डोनेट नहीं करता है, रिलीज नहीं करता है, हम कहते हैं वो एसिड अच्छा नहीं है आपके पास। इसका मतलब एसिडिटी है वो किसके रिस्पेक्ट में आपके पास, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम बात कर रहे हैं, इस अल्फा हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। इस तरह से इस अल्फा हाइड्रोजन के निकलने की वजह से ये जो कीटो इनोल का टॉपिक था इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, एसिडिटी से कनेक्ट कर दिया। मींस अगर आपको जानना है कीटो बनाना है या इनोल बनाना है तो अल्फा हाइड्रोजन के निकलने के बाद स्टेबिलिटी कैसी होगी कैसी नहीं होगी, मींस क्या है, आपको कंपाउंड के अंदर एसिडिटी का पता होना चाहिए। ठीक है, कौन कितना एसिडिक ज्यादा है, कौन कितना कम है, अगर आपको ये पता चल जाएगा तो आप बता पाओगे कि कीटो या इनोल फॉर्म में से कौन सी आपको यहां पर फेवर करेगी उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कीटो और इनोल फॉर्म क्या होती है और कहां कहां पर किस बेस के ऊपर हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं, किस बेस पर हम इन दोनों में से किसको मेजर एज अ मेजर और स्टेबल प्रोडक्ट हम यहां पर बताते हैं। अब देखो एसिडिटी के बारे में पढ़ते हैं। एसिडिटी का आपको इतना पता है, अभी अभी भी हमने बात की है, एसिडिटी हम किसको बोलते हैं, कौन अच्छा एसिड आपके पास ज्यादा है, मोस्ट एसिडिक कौन होगा, जो प्रोटोन को इजीली रिलीज कर देगा, ठीक है, वो अच्छा होगा। जैसे अगर मैंने कोई HA आपके पास मॉलिक्यूल लिया, इस HA के अंदर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, अगर H पॉजिटिव प्रोटोन इजीली निकल जाता है तो क्या बन जाता है, A नेगेटिव बनता है। दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, कितने ईज के साथ प्रोटोन निकल रहा है, दूसरा ये कि इसके निकलने के बाद जो आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है क्या वो स्टेबल है। अगर वो स्टेबल होगा, अगर वो स्टेबल हो जाएगा तो वो सेपरेटली एग्जिस्ट कर जाएगा। आपको फॉर्म है जो वो आपको किसको बना दोगे, इनोल फॉर्म को बना दोगे। अगर आपके पास ये स्टेबल ही नहीं होगा, स्टेबल नहीं होने का मतलब क्या होगा कि हाईली अनस्टेबल होगा, और जो जितना अनस्टेबल होता है उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती है, और जनरली क्या होता है उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती है, और एनर्जी उसकी इतनी ज्यादा होगी, इतना हाईली अनस्टेबल होगा तो वो फिर से क्या करेगा, H पॉजिटिव के साथ जुड़ के फिर से यही वाला कंपाउंड जो आपके पास मॉलिक्यूल था वही आपके पास बना देगा। तो डिपेंड करेगा कि इसको निकलने के बाद जो A नेगेटिव बना है, अगर एसिड के निकलने के बाद जो नेगेटिव चार्ज रह जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कंजुगेट बेस बोलते हैं। सबने पढ़ा है 11th-12th में। तो हम क्या बात करेंगे कि जो एसिडिटी है किस पे डिपेंड करेगी, ईज ऑफ रिलीज ऑफ प्रोटोन पे डिपेंड करेगी, और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस पर डिपेंड करेगी। जितना स्टेबल कंजुगेट बेस आपके पास बनेगा उतना ही ज्यादा एसिडिक आपके पास वो पर्टिकुलर कंपाउंड या मॉलिक्यूल आपके पास होगा। क्लियर है? अब एग्जाम्पल लेकर डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल सारे के सारे एग्जाम्पल वही लूंगी जो एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं पहले। कोई भी बेसिक से एग्जाम्पल है, वेल नोन है, और एग्जाम में एक बार नहीं बार बार रिपीट करके पूछा गया है।
देखो अगर मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 आपके पास है, जो पहले लिया है पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। CH3 CHO O CH3 हमने लगाया था। तीसरा जो मैंने एग्जांपल लिखा था आपके पास CH2 C डबल बॉन्ड O OET मैंने लिखा था, C डबल बॉन्ड O OET मैंने यहाँ लिखा था। ध्यान से सुनना कि अगर मैंने यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दिया, अल्फा कार्बन से प्रोटॉन को मैंने निकाल दिया, सबका क्या बनाना होता है, कंजुगेट बेस बनाना है। तो इसका कंजुगेट बेस बनाओ, क्या होगा, CH2 नेगेटिव आपके पास हो जाएगा। इसी तरह से इसका कंजुगेट बनाएंगे, बेस बनाएंगे, तो आपके पास नेगेटिव यहां आ जाएगा। सेम अगर इसका कंजुगेट बेस बनाने चलोगे तो नेगेटिव आपके पास यहां आ जाएगा। मींस ये तीनों के तीनों जो भी मॉलिक्यूल आपको एसिडिटी चेक करनी है, सबसे पहले क्या बनाना होता है, प्रोटॉन को रिलीज करवा के उसका कंजुगेट बेस बनाना होता है। उसके बाद हम चेक करते हैं कि जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है कहां पर ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, कहां आपके पास मॉलिक्यूल आपके पास ज्यादा स्टेबिलिटी कर रहा है, कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी कहां पर ज्यादा होगी। तो देखो अगर आपके पास यहां नेगेटिव चार्ज है, देखो इधर आपके पास CH3 लगा हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहां आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा। मींस इसका डीलोकलाइजेशन आपके पास है, तो कुछ हद तक क्या करेगा, एसिडिटी को बढ़ाएगा। यहां देखो आपके पास नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर देगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होंगे, तो ये भी क्या कर रहा है, कुछ हद तक आपके पास कंजुगेशन कर रहा है। जितना कंजुगेशन इतना इसने किया, इतना ही कंजुगेशन इसने किया इस वाले पार्ट में। लेकिन यहां देखो इधर CH3 लगा था, इधर आपके पास OCH3 लगा है। ध्यान से देखोगे ऑक्सीजन हेटेरो एटम आपके पास है, इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर आपके पास होते हैं। तो यहां पर दो पॉसिबिलिटी हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन कहां से ले सकता है, इस नेगेटिव चार्ज से ले सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो ऑक्सीजन के लोन पेयर प्रेजेंट है ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को यहां दे सकते हैं। तो जितना नेगेटिव चार्ज अगर सिर्फ यहीं से फेवर करता तो इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी आपके पास बढ़ जाती। अब यहां पर इसकी स्टेबिलिटी इसके कंपैरिजन में कम क्यों है, क्योंकि ये इतने इजीली ये दे तो सकता है यहां पर, लेकिन यहां पर कुछ हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है। वो कौन कर रहा है, वो आपके पास OCH3 ग्रुप लगा है। मतलब यहां पर दो के देने की टेंडेंसी आपके पास ज्यादा होगी। कुछ हद तक ये करेगा कि मैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहां से नहीं देने देता, मैं दूंगा, तो इसकी स्टेबिलिटी इसके कंपैरिजन में क्या हो गई, आपके पास कम हो गई। अब नीचे वाला एग्जांपल देखो, इसको एक नाम दो, इसको दो नाम दो, इसको तीन नाम दिया। थर्ड में देखो ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहां पर अपने इलेक्ट्रॉन्स को करेगा, एक जगह पर कंजुगेशन है। इन सब में भी क्या है, एक जगह पर कंजुगेशन आपके पास है। एक तरफ इस नेगेटिव के रिस्पेक्ट में, यहां नेगेटिव के रिस्पेक्ट में एक कंजुगेशन है, लेकिन जो दूसरी कंजुगेशन है वो इसके अपोजिट में है, इसके हिंड्रेंस में काम कर रही है। लेकिन जब आप थर्ड वाले एग्जांपल में देखोगे यहां नेगेटिव चार्ज है, या तो इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बोनिल को देकर स्टेबल हो सकता है, दूसरा क्या है, या फिर अपने इलेक्ट्रॉन को इस वाले कार्बोनिल को देकर ही क्या हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। तो यहां कंजुगेशन है, यहां रेजोनेंस है, वो इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा स्टेबलाइज है 1 और 2 के कंपैरिजन में। तो मैं जब स्टेबिलिटी की बात करती हूं कंजुगेट बेस की, तो वो स्टेबिलिटी किसके अंदर ज्यादा है, वो थर्ड वाले के अंदर ज्यादा है। उसके बाद आपके पास किसमें होगी, फर्स्ट वाले में होगी, और उसके बाद किसमें होगी, सेकंड वाले के अंदर आपके पास होगी। ठीक है, अगर इसकी स्टेबिलिटी आपके पास ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि ये कंजुगेट बेस है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल आपके पास बन रहा है। अगर कंजुगेट बेस आपके पास ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, H पॉजिटिव को इजीली दे पाएगा। मतलब क्या होगा, ज्यादा एसिडिक आपके पास होगा, और जितना ज्यादा एसिडिक होगा H पॉजिटिव को जितना इजीली रिलीज कर देगा, इनोल फॉर्म क्या करेगा, उतनी ही इजीली आपके पास बना लेगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो थर्ड एग्जांपल आपने लिया था, यहां पर इनोल की परसेंटेज है वो 50% से ज्यादा आपको देखने को मिलती है।
लेकिन जब आप फर्स्ट और सेकंड के दोनों को कंपेयर करोगे, इनकी जो स्टेबिलिटी है, इनकी जो एसिडिटी है वो बहुत ही कम होती है, इसकी इनके कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा है। तो यहाँ पर आपके पास एसिडिटी है वो बहुत ही कम है, इसी वजह से जो इनॉल फॉर्म है वो इतनी स्टेबल नहीं होती कीटो फॉर्म के कंपैरिजन में। इसीलिए यहाँ पर भी आपको जो कीटो फॉर्म है, इनॉल फॉर्म है, -1% देखने को मिली थी, और यहाँ पर भी इनोल फॉर्म आपको -1 लेस देन 1% आपको देखने को मिली थी। समझ आया इतना कि कीटो और इनोल फॉर्म कैसे बनती है, दोनों इक्विलिब्रियम मिक्सचर है, कब आपकी कीटो फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, कब आपके पास इनोल फॉर्म एग्जिस्ट करेगी। और एसिडिटी का ऑर्डर जब हम देते हैं वो किस तरह से देते हैं, वो कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं, जहां ज्यादा स्टेबल होगा वो उसकी एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब और एग्जाम्पल देखते हैं जो पेपर में पूछे गए हैं। एक ये वाला एग्जाम्पल देखो, ये भी पेपर में पूछा गया है। CH3 है, इधर CO है, इधर CH3 है, टाइफर में पूछा गया था। ये CH3 है, यहाँ पर S डबल बॉन्ड O है, इधर आपके पास CH3 है। इन दोनों में आपको बताना था, टाइफर में जो क्वेश्चन आया था वहां पर पूछा गया था, इन दोनों की pK वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना था कि ये फर्स्ट वाले की ज्यादा है या फिर सेकंड वाले की आपके पास ज्यादा है। देखो आपको पता है कि जो एसिडिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वो pK वैल्यू के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Ka वैल्यू के, और साथ में हम क्या क्या कह देते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस के, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका मतलब जो एसिडिटी का ऑर्डर आएगा, pK वैल्यू का ऑर्डर क्या हो जाएगा, उसका बिल्कुल अपोजिट आपके पास हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी चेक करते हैं, इसका मतलब एसिडिटी कैसे चेक करते हैं, कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी से डिसाइड करते हैं। तो जो ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस का होगा वही एसिडिटी का होगा, और उसका उल्टा करके हम किसका दे देंगे, pKa वैल्यू का ऑर्डर लिख देंगे। देखो क्या है, यहां पर देखो इधर भी आपके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इधर भी आपके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कोई भी ले सकते हो, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। यहां देखो, अगर आपने ये वाला अल्फा हाइड्रोजन लिया, ये वाला बॉन्ड यहां आएगा, ये वाला यहां आएगा, मींस ये जो अपने इलेक्ट्रॉन को दे रहा है वो किसमें दे रहा है, आपके पास इस कार्बन को दे रहा है। यहां कार्बन है, कार्बन का जो कार्बन हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन अपने किसके अंदर शिफ्ट कर रहा है, इस कार्बन के अंदर शिफ्ट कर रहा है। इसका मतलब जो सेकंड शेल है यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है, कार्बन की सेकंड शेल के अंदर कर रहा है। इसका मतलब सेकंड शेल है, इन दोनों के बीच में क्या है, ओवरलैपिंग हो रही है आपके पास। लेकिन जब आप सेकंड वाला एग्जांपल देखोगे, यहां पर कार्बन के इलेक्ट्रॉन तो जा रहे हैं, लेकिन किस में जा रहे हैं, सल्फर के पास जा रहे हैं, और सल्फर किस में एग्जिस्ट करता है, थर्ड शेल का मेंबर आपके पास है। इसका मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड शेल से किस में जा रहा है, थर्ड शेल में जा रहा है। और आपको पता है अगर सेम शेल के अंदर जाता है तो ओवरलैपिंग बहुत ही अच्छी आपके पास होती है, और जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होती है बॉन्ड उतना ही अच्छा बनता है, उस प्रोडक्ट की जो भी आपके पास मॉलिक्यूल है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही अच्छी होती है। तो इन दोनों का जब हम कंपैरिजन करेंगे, हम कहेंगे जो 2-2 आपके पास ओवरलैपिंग है ये ज्यादा स्टेबल होती है, 2-3 शेल जो आपके पास ओवरलैपिंग है इसके कंपैरिजन में। इसका मतलब जो फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल है इसकी कंजुगेट बेस आपके पास ज्यादा स्टेबल बनेगा सेकंड के कंपैरिजन में, इसीलिए फर्स्ट की एसिडिटी सेकंड के कंपैरिजन में ज्यादा होगी, और इसका उल्टा क्या होगा, pK का मतलब सेकंड की pK वैल्यू फर्स्ट से आपके पास क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है। अगला एग्जांपल देखो, एक एग्जाम्पल यही वाला देख लो। CH2 मैंने दिया था, C डबल बॉन्ड O, OET मैंने लिखा, C डबल बॉन्ड O, OET। ये सारे एग्जाम्पल कैरोथर की बुक के अंदर भी दे रखे हैं। आपके पास एक टेबल बना रखी है, उस टेबल पर आपको pK की वैल्यू मेंशन की हुई है, आप वहां से उनकी वैल्यू को भी चेक कर सकते हो। लेकिन मैं आपको कंसेप्ट बता रही हूँ कि किस तरह से किसकी आपके पास कमियां ज्यादा होगी। देखो ये एग्जाम्पल है आपके पास, एक आपके पास है
C डबल बॉन्ड O, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, COCH3 लिख दिया, ये CH2 है, ये C डबल बॉन्ड O है, ये आपके पास CH3 है। देखो दोनों में फर्क क्या है, ये भी कार्बोनिल है, ये भी कार्बोनिल है, यहाँ पर भी 2 कार्बोनिल है और यहाँ पर भी क्या है, एक्टिवेटेड कार्बन आपके पास बन रहा है। एक्टिवेटेड यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनेगा जब हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ पर भी नेगेटिव। और इसके अंदर आपके पास नेगेटिव चार्ज हमेशा क्या होता है, ज्यादा स्टेबल है। क्यों, यहाँ पर भी रेजोनेंस शो कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, दोनों तरफ से रेजोनेंस शो हो सकती है। अब मेन बात है, दोनों में से एसिडिटी किसके ज्यादा होगी, कहाँ कंजुगेट बेस जो मैंने बनाया है कहाँ पर ज्यादा स्टेबल आपके पास होगा। ध्यान से देखो, ये चीज इतना पोर्शन है, ये दोनों के अंदर कॉमन है। डिफरेंस कहाँ आता है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा है, यहाँ पर OET ग्रुप आपके पास लगा है। फर्क क्या आएगा, सेम आपके पास हेटेरो एटम है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है। ये क्या करेगा, ये आपके पास नेगेटिव चार्ज यहाँ आपके पास रेजोनेंस शो कर सकता है, कंजुगेशन में जा सकता है, लेकिन जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है दोनों जगह पर, ये भी तो क्या कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं कार्बन को। तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों के बीच में हिंड्रेंस आएगी। मतलब जितना इफेक्ट यहाँ वाले कार्बन के डीलोकलाइजेशन का होगा, कंजुगेशन का जितना ज्यादा इफेक्ट यहाँ पर होगा, इसके कंपैरिजन में यहाँ कम होगा। इसका मतलब ये वाला कंजुगेट बेस है वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल आपके पास होगा इसके कंपैरिजन में। और इसका मतलब जितना स्टेबिलिटी आपके पास कंजुगेट बेस की होगी यहाँ पर, तो आपके पास एसिडिटी भी क्या हो जाएगी, उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। और पीके वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी आपके पास। अगर इसी के साथ मैंने एक एग्जांपल दे दिया होता आपको, अगर मैंने सिंपल CH3COOH लिख दिया होता, ठीक है, CH3COH है, या फिर कहीं पर मैंने अल्कोहल लिख दिया होता, कीटोन लिख दिया होता, तो उन सब के कंपैरिजन में जो आपके पास एसिड होते हैं, एसिड की एसिडिटी क्या होती है, अल्कोहल है आपके पास, कीटोन है, एल्डिहाइड आपके पास है, इन सब के कंपैरिजन में एसिड की एसिडिटी हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। क्योंकि देखो यहाँ पर भी आपके पास कंजुगेशन है, आपके पास जैसे मैंने एक एग्जांपल ये ले लिया, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 ले लिया, ठीक है। यहां पर क्या है, आपके पास कंजुगेशन होगा नेगेटिव चार्ज का, यहां पर CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, O नेगेटिव आपके पास बनेगा। लेकिन जब हम यहाँ कंजुगेशन करते हैं, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ ही है, यहां पर भी ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज यहां पर भी बिल्डअप है, सेम बिहेवियर क्या करेगा, ये वाला ऑक्सीजन करेगा, दोनों के दोनों सेम बिहेव शो करते हैं। तो हमेशा क्या होता है, एसिड के अंदर इसकी एसिड की एसिडिटी, जहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा होता है, उसकी एसिडिटी बाकी के कंपैरिजन में हमेशा ज्यादा होगी। तो जितने एग्जाम्पल भी लिखे थे, उन सारे एग्जाम्पल में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, ये एसिटिक एसिड आपके पास होता है। इसकी pKa की वैल्यू सबसे कम यहां पर आती है। क्लियर है? अब देखो एक एग्जाम्पल है, एक और पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, वो भी लिखवाती हूं, अच्छा क्वेश्चन है, इजी है। लेकिन क्वेश्चन देखो, आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है, पीके वैल्यू का करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है। एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, पहला जो एग्जाम्पल है वो आपके पास फिनोल लिखा है, फर्स्ट है, सेकंड आपके पास है फिनोल है OH, इधर आपके साथ नाइट्रोजन ये कंपाउंड बनाया हुआ है, सेम आपके पास फिर से फिनोल बनाया है, इधर इसने क्या किया, NO2 ग्रुप को जोड़ दिया, इधर एसिडिक ग्रुप लगा दिया, ये सेकंड है, ये थर्ड आपके पास है। फोर्थ देखो क्या किया है, फोर्थ सिंपल क्या है, CH3C डबल बॉन्ड OOH आपके पास है। क्लियर है? आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, पहला जो है सेकंड है, फिर फर्स्ट है, थर्ड है, आपका फोर्थ है। CSIR नेट में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। सेकंड है, फर्स्ट है, फोर्थ है, फिर थर्ड आपके पास है, उसके बाद थर्ड है, फोर्थ है, फर्स्ट सेकंड है, डी आपके पास ऑप्शन है, फोर्थ सेकंड फर्स्ट और थर्ड आपके पास। आंसर ध्यान से देखना कैसे करेंगे क्वेश्चन को। यहां पर ध्यान से देखो, क्वेश्चन में एक जगह पर आपके पास सिंपल फिनोल दिया है,
सबसे पहला काम क्या है, पीके वैल्यू आपको पूछी है तो सबसे पहले एसिडिटी देख लो, कौन ज्यादा एसिड होगा कौन कम होगा। एसिड का मतलब क्या है कि यहाँ पर जहां पर भी आपको ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन दिखाई देता है, हाइड्रोजन को आपको क्या करना है, हटाना है। यहां से इस हाइड्रोजन को हटाया, क्या बनाया, कंजुगेट बेस बनाया। इस हाइड्रोजन को हटाया, कंजुगेट बेस बनाया। इस हाइड्रोजन को हटाया, कंजुगेट बेस बनाया। इसको हटाया, कंजुगेट बेस बनाया। बना सकते हो इजीली। अब आपको देखना है कहां पर कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जहां जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी वो एसिडिक उतना ही ज्यादा आपके पास होगा। तो अगर मैं एसिडिटी का ऑर्डर लिखती हूं सबसे पहले, तो आपके पास क्या होगा, ज्यादा। यहां देखो फिनोल था, यहां फिनोल था, यहां एसिड था। अभी अभी मैंने आपको बताया था अगर कहीं पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उनकी एसिडिटी हमेशा ज्यादा होगी। मींस उनका कंजुगेट बेस इनके कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा स्टेबल आपके पास होगा। तो आपको एक बात पता चल गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से थर्ड और फोर्थ दोनों के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड है, इन दोनों का इससे ज्यादा होगा। अब आपको बस डिसाइड करना है थर्ड वाले में ज्यादा है या फोर्थ वाले में ज्यादा है। तो ध्यान से देखना, यहां पर क्या है, CO नेगेटिव ग्रुप है, इधर सिंपल आपके पास CH3 लगा है, यहां पर फिनाइल रिंग के साथ NO2 ग्रुप लगा हुआ है। और NO2 ग्रुप कैसा होता है, -R इफेक्ट को शो करता है। ठीक है, यहां पर जैसे ही -R को शो करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स है कंजुगेशन में इस रिंग के साथ आपके पास आएंगे और ये किसके साथ चले जाएंगे, इस नाइट्रो ग्रुप के साथ अरेंज हो जाएंगे। मींस यहां पर रेजोनेंस आपके पास ज्यादा है। जबकि ये वाला एग्जाम्पल देखोगे यहाँ रेजोनेंस आपके पास है नहीं, ये ग्रुप दोनों के अंदर सेम है, यहाँ रेजोनेंस इफेक्ट का आपके पास ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका जो बेस है, कंजुगेट बेस है, वो ज्यादा स्टेबल होगा रेजोनेंस की वजह से। इसका मतलब इसकी एसिडिटी क्या होगी, इससे ज्यादा होगी। तो आप क्या कहोगे, थर्ड की एसिडिटी फोर्थ से ज्यादा है। इतना पता चल गया। अब आपको डिसाइड करना है फर्स्ट और सेकंड में से क्या है। देखो फर्स्ट को देखो, फर्स्ट पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ फिनाइल रिंग लगी है, यहां पर फिनाइल रिंग पर क्या होगा, कंजुगेशन होगा। सेकंड में देखो यहां पर भी फिनाइल रिंग लगी है, कंजुगेशन होगा, लेकिन साथ में एक ग्रुप दे रखा है, नाइट्रोजन जोड़ा हुआ है। अब देखो नाइट्रोजन हेटेरो एटम है, फिर से क्या है, लोन पेयर है। अब यहां पर देखो आपके पास कैसा शो करेगा, आपके पास +R इफेक्ट को शो करेगा। -R इफेक्ट अगर होता तो ये इसकी स्टेबिलिटी को इनहांस करता, लेकिन अगर +R इफेक्ट है, ये भी रेजोनेंस यहां से शो करेगा, ये भी रेजोनेंस यहां पर शो करेगा। तो इसके कंपैरिजन में यहां पर रेजोनेंस क्या होगा, कम होगा। यहां पर इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम आपके पास होगी। बात समझ आ रही है क्या बोला है। दोबारा देखो क्या बोल रही हूं, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, ये किस पर जाएगा, फिनाइल रिंग पर कंजुगेशन करेगा, इतना सबको पता चल रहा है। यहां पर भी फिनाइल रिंग पर इस तरह से यहां आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, नेगेटिव बनेगा, फिर इधर जाएगा। आपको कंजुगेशन शो करना है, रेजोनेंस आपको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बना देने हैं। अब देखो यहां पर भी रेजोनेंस है, यहां भी रेजोनेंस है, लेकिन यहां जो नाइट्रोजन ग्रुप लगा है इसके पास क्या है, लोन पेयर है। क्योंकि इस नाइट्रोजन के आपके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, +R इफेक्ट को शो करेगा। +R इफेक्ट को शो करने का मतलब है ये अपने जो लोन पेयर हैं किसमें काउंट करवाएगा, यहां पर इस रेजोनेंस के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा। यहां सिर्फ और सिर्फ इस नेगेटिव, जिस चार्ज की हमें स्टेबिलिटी देखनी थी, सिर्फ वही रेजोनेंस में जा रहा है। और यहां पर एक ही रिंग पर दो रेजोनेंस शो कर रहे हैं, तो ओवरऑल रेजोनेंस क्या रहेगा, आपके पास कम हो जाएगा, यहां रेजोनेंस ज्यादा हो जाएगा। मींस फर्स्ट के अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी। तो आप क्या कहोगे, फर्स्ट होगा, उसके बाद सेकंड होगा। ये किसका ऑर्डर है, एसिडिटी का ऑर्डर है। अगर मुझे पीके वैल्यू का ऑर्डर लिखना है तो आपके पास क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। आप कहोगे सेकंड में, फिर आपका फर्स्ट, फिर आपका फोर्थ और फिर आपका थर्ड। चेक करो इसमें, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और फिर आपके पास थर्ड। मींस आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आया आपको। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताना, डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी आपकी। एक बार सम अप कर लेते हैं। देखो पहले हमने बात की थी कीटो और इनोल फॉर्म के बारे में, हमने बात की थी दोनों की दोनों इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर एग्जिस्ट करती है। कौन ज्यादा स्टेबल होगी, कहां पर कौन ज्यादा एग्जिस्ट करता है आपके पास, वो किस पर डिपेंड करता है, अल्फा हाइड्रोजन पर डिपेंड करता है। मींस हाइड्रोजन के एसिडिक नेचर पर डिपेंड करता है।
इसीलिए हमने एसिडिक नेचर के बारे में पढ़ा। मीन्स जितना H इजीली निकल जाएगा या कंजुगेट आपके पास बेस जितना ज्यादा स्टेबल बन जाएगा तो वहां पर एसिडिटी को फेवर करेगा, और एसिडिटी ज्यादा होने का मतलब क्या होता है, पीके वैल्यू का कम होना। तो इसी कंसेप्ट के रिगार्डिंग हमने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। अगले लेक्चर के अंदर हम इनोलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, इनोलेट केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू।